नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है, जिसमें पहली पुस्तक हमारी जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका पहला चैप्टर हमारा चल रहा है। पहले चैप्टर का नाम है मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र, प्रकृति और विशेष क्षेत्र। उसमें हम तीसरा लेक्चर लेके आज प्रस्तुत हुए हैं, यानी कि मानव भूगोल जो है वो किन उपक्षेत्रों का निर्माण करके अपने आप को एक व्यवस्थित सब्जेक्ट बना पाता है। इससे पहले हमने देखा मानव भूगोल जो है उसका सरोकार क्या है, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, और फिर उसमें हमने जाना कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानव जो है पृथ्वी को उसका मानव जो है पृथ्वी उसका घर है और इस तरह से उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। फिर हमने देखा मानव भूगोल की प्रकृति क्या है और किस क्षेत्रों में यह अध्ययन करता है। तो मानव प्रकृति का अध्ययन एक जीवित जीव के रूप में करता है। ये हमने सारी चीजें देखी। फिर हमने कुछ भूगोल वेताओं की परिभाषाएं देखी, जिसमें फ्रेडरिक रेडजेल, एलन सैम्पल और विडाल डीला ब्लास जैसे लोग थे। फिर हमने क्या किया, संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद जैसी धारणाएं देखी, और उनमें हमने जाना कि प्रकृति मानव पर हावी है या मानव प्रकृति पर हावी है। इन धारणाओं को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि वास्तव में दो कहानियों के माध्यम से हमने समझा कि प्रकृति जो है वो मानव पर कैसे निर्भर है और मानव प्रकृति पर कैसे निर्भर है। इसको हमने एक मध्य भारत के आबू जमाड़ क्षेत्र का जो बेंदा व्यक्ति है उसकी कहानी से समझा। उसके बाद जो ट्रोंडहाइम नॉर्वे का एक शहर है वहां की कहानी से हमने समझा कि वास्तविक रूप से मानव प्रकृति और प्रकृति मानव में क्या फर्क है। आज हमारे इस पहले जो लेसन है उसका लास्ट लेक्चर है, तीसरा, और इसमें हम ये देखेंगे कि वास्तविक रूप से जो है वो उपक्षेत्र जो है पृथ्वी के या मानव भूगोल के या प्रकृति के वो किस प्रकार डेवलप हुए। तो जानते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इसके अंदर मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की बात करेंगे। हम मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की बात करेंगे, यानी मानव भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र है उनकी बात हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, उनका महत्व क्या है और वो क्षेत्र है कौन से, सबसे पहले ये बात करेंगे, और सबसे लास्ट में देखेंगे भूगोल के उपक्षेत्रों का अन्य विषयों से संबंध। यानी इसका मतलब यह है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि मानव भूगोल जो है उसको कौन से भूगोल या सामाजिक भूगोल जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं और इसके महत्व को कैसे बढ़ा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल के उपक्षेत्रों का महत्व, यानी भूगोल के जो उपक्षेत्र है उनको क्यों जानना जरूरी है और उनसे ज्योग्राफी को यानी भूगोल को क्या फायदा होता है, हम ये समझते हैं। सबसे पहले अंतर विषयक प्रकृति को समझने में सहायक, यानी भूगोल के जो उपक्षेत्र है उन्हें हमें क्यों पढ़ना है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं अंतर विषयक प्रकृति को समझने में सहायक, यानी कि मानव भूगोल अंदर से जो है, मानव भूगोल की आंतरिक संरचना जो है, मानव भूगोल की प्रकृति जो है उसको समझने में सहायक साबित होते हैं। कौन? उपक्षेत्र। जैसे हम थोड़ी देर बाद एक टेबल पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि मानव के व्यवहार मानव प्रकृति के साथ या क्लाइमेट के साथ या वेदर के साथ यानी जलवायु के साथ, मौसम के साथ, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कैसा व्यवहार रखता है, इसका अध्ययन करने से पहले हमें मनोविज्ञान को जानना पड़ता है। तो मनोविज्ञान क्या आएगी भूगोल में, व्यवहारिक भूगोल के साथ क्या जुड़ गया, मनोविज्ञान, तो वो क्या कहलाएगा, उपक्षेत्र। ठीक वैसे ही उपक्षेत्र क्या काम करते हैं, उपक्षेत्र किसी भी विषय को समझने में सहायक होते हैं। और यहाँ जो उपक्षेत्र हम भूगोल के पढ़ रहे हैं वो भूगोल की आंतरिक संरचना को समझाने में या समझने में हमारी सहायता करेंगे। दूसरा क्या कहता है, विस्तृत परिमंडल को परिलक्षित करने में सहायक। विस्तृत परिमंडल का क्या मतलब है, एस्ट्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं, सौर मंडल जिसे रशियन भाषा में कॉस्मोस के नाम से जाना जाता है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा सौर मंडल जो है उसके लिए शब्द क्या प्रयोग हुआ है, परिमंडल। पूरी पृथ्वी जो है, पूरा ब्रह्मांड यानी जो कुछ भी आपको दिखाई देता है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है, परिमंडल। और उसके लक्षणों को और उसके चारों ओर के आवरण को, यानी चारों ओर यानी परि, लक्षित यानी लक्षण, यानी उसके चारों ओर के लक्षणों, किसके चारों ओर के लक्षण, यानी संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण ब्रह्मांड के चारों ओर के जो लक्षण है उनको जानने के लिए भूगोल का जो सपोर्ट करते हैं वो कौन होते हैं, उपक्षेत्र होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति की अतिव्यापी स्वरूप को समझने में सहायक, यानी प्रकृति और पृथ्वी छोटी चीज नहीं है। पृथ्वी को मैं उठाकर यहां नहीं ला सकता, ग्लोब में ही दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अतिव्यापी है, बहुत बड़ा स्वरूप है पृथ्वी का, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं है, कतई नहीं है, मतलब किसी तरीके से ही संभव नहीं है। इसलिए इसका जो स्वरूप है वो कैसा है,
अतिव्यापी स्वरूप है। लेकिन इसको समझने में सहायता कौन करते हैं? हमारी उपक्षेत्र करते हैं। कौन करते हैं? उपक्षेत्र। ठीक है। प्रकृति के विशाल एवं विस्तृत और सीमाओं को समझने में भी सहायक है, यानी प्रकृति बहुत विशाल है, दूसरा विस्तृत है यानी बहुत बड़ी है, तथा इसकी सीमाएं जो है अनंत है यानी बहुत ज्यादा है। इनको समझने में सहायता कौन करते हैं? भूगोल के उपक्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, यानी भूगोल अपना क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को आगे बढ़ाते हुए आज विस्तृत विषय कैसे बना, इसकी जानकारी भी हमें कौन देते हैं? उपक्षेत्र। यानी कोई भी विषय पहले विषय नहीं होता है, वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। और उपक्षेत्र क्या होते हैं? जब कोई विषय बहुत बड़ा बन जाता है, अपना आप को संपूर्ण व्यवस्थित कर लेता है, तब उस विषय में दूसरे जो विषय होते हैं वो उसका किसी ना किसी रूप में सहयोग करते रहते हैं और उसका डिवाइडेशन भी कर दिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे भूगोल है, ये बहुत बड़ा विषय बन गया, एक साथ अध्ययन करना मुश्किल हो रहा था, तो इसके दो डिवाइडेशन कर दिए, भौतिक भूगोल पॉलिडोनियन की और दूसरा मानव भूगोल फ्रेडरिक रेडजेल की, दो डिवाइडेशन कर दिए। ये दो डिवाइडेशन अभी तक यानी कि 2010 तक चलते रहे। 2010 में एक नया भूगोल सामने आने लगा, हम्बोल्ट, जिसे वॉन हम्बोल्ट के नाम से हम जानते हैं। उनका आधुनिक भूगोल जो है वो धीरे धीरे सामने आने लगा। तो भविष्य में जब भूगोल और बड़ा हो जाएगा तो इसकी और क्या बन जाएगी? शाखाएं बन जाएगी। तो ये तो भूगोल की बड़ी बड़ी शाखाएं हुई, लेकिन मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की बात हम कर रहे हैं तो मानव भूगोल की भी कुछ ब्रांचेज है, यानी भूगोल की तो दो ब्रांचेज, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की भी अपनी क्या होगी? ब्रांचेज होगी। तो जो मानव भूगोल की जो ब्रांचेज होगी उनको हम क्या कहेंगे? अलग अलग भूगोल के नाम से समझेंगे, और उनका जो सपोर्ट करने वाले जो सब्जेक्ट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उपक्षेत्र कहेंगे। तो एक टेबल से आप समझ जाएंगे। अभी तो हम महत्व को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? महत्व को। ठीक है, तो भूगोल की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हमें किससे होता है? उपक्षेत्रों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथक एवं रहस्यों का ज्ञान। मिथक का मतलब होता है झूठ, यानी कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो गांव में जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो हमें कहते थे कि चांद को दिखा कर कहते थे कि जो चांद पे ये दिखाई दे रहा है कुछ धुंधला सा, वह एक जो है बुढ़िया मतलब एक ओल्ड एज की लेडीज है और वो सूत यानी कि धागे काट रही है वहां पे बैठी बैठी, और हम मान लिया करते थे क्योंकि वो आज पता चल रहा है कि वो मिथक था, मतलब झूठ था। जबकि नील आर्मस्ट्रांग जैसे लोग जब जाते हैं और जो एक प्रकार से जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो लोग बताते हैं कि वह वास्तविक रूप से पहाड़ पर्वत है, हालांकि वहां वायु वगैरह नहीं है। तो चांद पे जो गए उन्होंने इस झूठ को खारिज कर दिया कि वहां कोई लेडीज नहीं रहती है, वहां कोई ओल्ड एज वाली जो है महिला नहीं रहती है, ये झूठ है। और इस रहस्य का पता लगाया कैसे? भूगोल के उपक्षेत्रों का अध्ययन करके, भूगोल के अन्य संसाधनों का अध्ययन करके मिथक और रहस्यों का जो ज्ञान है हम जान पाते हैं। यानी मिथक जो झूठ है उसको तो गलत साबित कर देते हैं, और उस झूठ के पीछे जो है सही रहस्य क्या है इसको हम जानते हैं। विषय की गत्यात्मकता के साथ परिवर्तन को जानना, यानी कि भूगोल जो है आज अपने आप को गतिशील बना चुका है, यानी बहुत डेवलप कर चुका है। गत्यात्मकता यानी गति कर रहा है भूगोल, और इसको समझने में और आने वाले समय में और आज जो भूगोल में परिवर्तन दिखाई हमें जो दे रहे हैं उसका अध्ययन भी कौन करता है? मानव भूगोल के उपक्षेत्र। इसके बाद विषय का अन्य सामाजिक विषयों से समायोजन, यानी कि भूगोल जो है अन्य सब्जेक्टों से कैसे अपना समायोजन रखता है, उसी को हम किस में पढ़ते हैं? मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र है। इसके बाद उपगमन, संकल्पना, अन्योन्य क्रिया, क्रमिक विकास, संकेतों का प्रत्युत्तर जानना। क्या मतलब है? भूगोल जो है वो किसी ना किसी रूप में गति कर रहा था, इसका मतलब उपगमन कर रहा है। ये दोनों सेम चीजें हैं। उपगमन करना भी गति होता है, गमन यानी गति होता है, गंतव्य यानी स्थान होता है। तो भूगोल उपगमन करते हुए अपने स्थान तक पहुंचना चाहता है, अपने अध्ययन तक पहुंचना चाहता है। संकल्पना यानी भूगोल के पीछे जो धारणाएं हैं हमने पढ़ी, संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद, वो जो धारणाएं हैं उनको संकल्पना कहते हैं। भूगोल के पीछे जो विचारधाराएं हमने पढ़ी, मानवतावादी विचारधारा, व्यवहारवादी, आमूल या रेडिकल विचारधारा, ये हमने जो पढ़ी, ये सब क्या कहलाती है? संकल्पना। मानव और प्रकृति में आपस में अन्योन्य क्रियाएं कैसे होती है उसका अध्ययन, और कर्मिक विकास कैसे हुआ ज्योग्राफी का, और मानव अपने आप को ज्योग्राफी के माध्यम से कैसे डेवलप कर पाया, आदि संकेतों का प्रत्युत्तर जानना किसका उद्देश्य है? ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के उपक्षेत्रों का, यानी भूगोल और उसके उपक्षेत्रों का। तो हमने देखा कि भूगोल के उपक्षेत्रों का महत्व क्या है, उन्हें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो हमने पढ़ी ये हमारे सामने निकल कर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये टेबल है
जो आपको बहुत कुछ समझा देती है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये 2 पार्ट में है। इसमें पहला कॉलम जो है उसमें हम देखेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी मानव भूगोल के भी अब डिवाइडेशन हो चुके हैं, मानव भूगोल के भी अब पार्ट हो चुके हैं। हमने देखा भूगोल के 2 पार्ट थे, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। वैसे ही मानव भूगोल जो है उसके भी अपने आप में क्या होने लग गए, पार्ट होने लग गए, और उन पार्टों के भी अपने क्या होने लग गए, यानी उन भागों के भी मानव भूगोल के कुछ भाग बन गए और वो भी अपने आप में ज्योग्राफी कहला रहे हैं। और उन जो ज्योग्राफी बनी है उनके भी कुछ क्षेत्र बन गए और उन्हें हम उपक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं या भाग के नाम से भी जाना करते हैं। अब देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी इसमें तो हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की जो ब्रांचेज बनी है वो, और इसमें हम देखेंगे उपक्षेत्र यानी ब्रांचेज की जो ब्रांचेज बनी है वो, यानी कि भूगोल जो है उसके 2 पुत्र हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यानी भूगोल के 2 बेटे हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब जो भौतिक भूगोल है उसको हम छेड़ ही नहीं रहे, हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल के जो जितने भी पुत्र होंगे, जितने भी बेटे होंगे, उनको इस लिस्ट में पढ़ेंगे। और भूगोल जो मेन थी, मानव भूगोल जो है वो भूगोल का बेटा है, और भूगोल के जो पोते हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे, और पर पोते हैं वो इसमें आ जाते हैं। यानी डिवाइडेशन के बाद डिवाइडेशन, डिवाइडेशन के बाद डिवाइडेशन। कैसे? भूगोल, भूगोल से मानव भूगोल, मानव भूगोल से उसके क्षेत्र, और उनके क्षेत्रों से उनके उपक्षेत्र, और उनके उपक्षेत्रों से उनको सपोर्ट करने वाले जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से समझ लो एक बार। भूगोल, भूगोल का एक भाग बना मानव भूगोल, मानव भूगोल के जो भाग बने वो क्या कहलाए? क्षेत्र, और क्षेत्रों के जो भाग बने वो क्या कहलाए? उपक्षेत्र, और उपक्षेत्रों को जो सपोर्ट करेंगे वो सामाजिक विज्ञान है। कैसे? सहयोगी अनुशासक या अनुशासकों का जिक्र हम करते हैं। अब एक एक को पढ़ते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्रों में सबसे पहले आता है सामाजिक भूगोल, यानी सबसे पहले मानव भूगोल में हम समाज का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मानव का अध्ययन करते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल पहले ही कह गए कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो समाज पहले दिखेगा आपको। अब समाज में जो मानव रह रहा है क्या करेंगे? सबसे पहले उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि वो कैसा व्यवहार रखता है, वो प्रकृति की वस्तुओं को देखकर कैसा व्यवहार करता है। ये हम किस में देखेंगे? व्यवहारवादी भूगोल में। अब व्यवहारवादी भूगोल कहां से लिया हमने? ऐसा कौन सा विषय है जिससे हम व्यवहारवादी चीजों को सीखते हैं? यानी कि मानव जो है प्रकृति को देखकर मतलब एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है, घबरा जाता है, तूफान को देखकर, बाढ़ को देखकर घबरा जाता है। दूसरा मानव है वो घबराता नहीं है, यानी उसके व्यवहार को किससे नियंत्रण करते हैं? तो साइकोलॉजी, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, उससे जो है ये व्यवहार क्या है? नियंत्रण होता है। जबकि पूरी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक भूगोल जो है वो सामाजिक विज्ञान पर कार्य करती है, जिसे हम समाज शास्त्र कहते हैं। यानी मानव का व्यवहार जो है वो किस पर डिपेंड करता है? मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान के सपोर्ट से कौन बना? व्यवहारवादी भूगोल, जो उपक्षेत्र कहलाता है। और व्यवहारवादी भूगोल के सपोर्ट से कौन बना? सामाजिक भूगोल। और सामाजिक भूगोल किसका सपोर्ट कर देती है आगे जाके? मानव भूगोल का। और मानव भूगोल किससे निकला है? भौतिक भूगोल से। आगे देखिए, समाज में किन लोगों की गरीबी को मिटाना है, किन लोगों की निर्धनता को मिटाना है, किन लोगों की बेरोजगारी को मिटाना है, किन लोगों के जाति, धर्म और प्रजाति के गुण जो है वो बाधक हो रहे हैं तो उनको कैसे खत्म करना है। इसके अलावा लोगों को कैसे अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोगों को कैसे अच्छा आवास मिले। ऐसे समाज में कल्याण की जो धारणाएं होती है उनका विकास करने वाला जो उपक्षेत्र है वो भी किस में आता है? सामाजिक में। और ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि कल्याण का भूगोल, सामाजिक को हटा देता है वो, और वो सिर्फ इतना पूछता है कल्याण का भूगोल किस में आता है? तो ये सामाजिक भूगोल में आता है। किस में आता है ये? सामाजिक भूगोल में। अब सामाजिक कल्याण का जो भूगोल है उसका सपोर्ट कौन सा सामाजिक भूगोल करता है? तो वो अर्थशास्त्र का एक पार्ट है, कल्याण अर्थशास्त्र। ठीक है। अब सामाजिक भूगोल में तीसरा हम पढ़ते हैं अवकाश का भूगोल। अब आप कहेंगे सर भूगोल में अवकाश कैसा? भूगोल तो निरंतर चलता है। एक व्यक्ति एक स्थान पर रहता है और किसी कारणवश उसको वहां रोजगार नहीं मिलता तो वो 6 महीने के लिए वहां जाता है जहां के लिए क्लाइमेटली रोजगार होता है, जलवायु के अकॉर्डिंग सा रोजगार मिलता है। जैसे मैं हूं और या कोई दूसरा है किसी कार्य को करता है, जैसे मान लो एक जगह स्कूलिंग बैच लगता है, कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो वहां उसका बैच नहीं लग पाता। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक गन्ने के जूस का जो ठेला लगाने वाला व्यक्ति है
वो उस क्षेत्र में जाके जो गन्ने का जूस का जो थैला है वो वहां लगाना पसंद करेगा जहां गन्ना ज्यादा बिकता हो, जहां जूस ज्यादा बिकता हो, तो वो उस स्थान पर थैला लगाएगा। लेकिन वो जहां से उठा है, उत्प्रवास उसका जहां से हुआ है और आप्रवास जिस स्थान पर हुआ है, तो उसने किसी ना किसी भूगोल में, किसी ना किसी रूप में भूगोल जो है उस पर उसका असर पड़ा है। जिस स्थान से वो उठा है वहां से उसका अवकाश हो गया और जहां वो पहुंचा है, प्रेजेंट हुआ है, वहां पे वो अपना आप्रवास कर चुका है। तो भूगोल में अवकाश का मतलब है मानव इधर से इधर जब स्थान को बदलता है तो उसे भूगोल का अवकाश माना जाता है। कैसे? जैसे कि एलन सैंपल ने कहा था, ए स्तर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव परिवर्तन करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल। तो अवकाश भूगोल के गुण उस परिभाषा में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अवकाश भूगोल का सपोर्ट कौन करता है? समाजशास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र, तो इसको समाजशास्त्र याद रखो बस। सांस्कृतिक भूगोल, मानव अपने कल्चर के माध्यम से उन्हीं स्थानों को पसंद करता है जहां उसका कल्चर मिलता है। जैसे कि किसी को घूमर पसंद है तो वो राजस्थान में ही रहना पसंद करेगा क्योंकि उसका जो कल्चर है वहां से मिलता जुलता है। तो जिस क्षेत्र का जो कल्चर होता है, जिस क्षेत्र का जो सांस्कृतिक परिदृश्य होता है, व्यक्ति वहीं रहना पसंद करता है। जैसे हमने एक पिछले लेक्चर में हमने देखा कि व्यवहारवादी जो लोग थे वो संवेगों पर यानी विचारों पर जोर देते थे। व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा जहां उसकी जाति के लोग रहते हो, व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा जहां उसकी प्रजाति के लोग रहते हो, व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा जहां उसके धर्म के लोग रहते हो। तो किसी ना किसी रूप में वो सांस्कृतिक परिदृश्य जो है वो उसको प्रभावित करते हैं। और ये हमने मानव साइंस, ह्यूमन साइंस, मानव विज्ञान से लिया। सामाजिक भूगोल में लिंग भूगोल इसका उपक्षेत्र है एक। लिंग भूगोल जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये तीन चीजों से मिलकर बना है, तीन सामाजिक विषयों के सपोर्ट से बना है, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन। ठीक है, लिंग भूगोल में क्या देखा जाता है? एक स्थान पर लिंग संगठन जो होता है उसको देखा जाता है लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। तो ऐसा अध्ययन किसमें होता है? लिंग भूगोल में। मैं फिर बता दूं, उपक्षेत्र जो है वो मानव भूगोल के जो क्षेत्र है उनके भाग है, और मानव भूगोल जो है वो पूरी भूगोल का एक पार्ट है। भूगोल जो है उसका एक पार्ट कौन है? मानव भूगोल। मानव भूगोल जो है उसके भी अपने क्षेत्र बन गए, क्षेत्रों के भी कुछ उपक्षेत्र बन गए, और उपक्षेत्रों को सपोर्ट करने वाले कुछ सामाजिक विज्ञान हमारे सामने आए। और उसमें हम देख रहे हैं लिंग भूगोल जो समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन को प्राथमिकता देता है। इसके बाद क्या आता है? ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल वो है जो ऐतिहासिक पहलुओं को लेकर चलता है। जैसे एक जमाने में कहीं किसी स्थान पर ज्वालामुखी फूटती थी, एक स्थान को हमने देखा कि पर्वतों से बिल्कुल ढका हुआ होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पर्वत धीरे धीरे अवशिष्ट होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। अब ऊपर से जो भाग है अवशिष्ट, यानी ऊपर का जो भाग है वो बहाव के कारण घिसता जा रहा है। जैसे अरावली जो दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक है, गुजरात के खेड़ब्रह्म से निकलती है, तो लगभग इतनी लंबी अरावली जो है ऊपर से घिसती जा रही है। जबकि हिमालय और अरावली की अगर हम बात करें तो हिमालय जो है वो क्या है? हमारा सबसे नवीन पर्वत है, जबकि नाम बड़ा लगता है हिमालय का। अरावली बहुत पुरानी है, अरावली पर्वतमाला, लेकिन वो घिसती जा रही है। तो इसका अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है, और ये किससे संबंध रखेगी? इतिहास से रखेगी। अब चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल में जड़ी बूटियां कहीं काम आ रही है किसी प्रकार की। जैसे हमने एक कहानी पढ़ी, उसमें कुचला जो बीज होता है वो एक आयुर्वेदिक बीज है, और बेंदा उसको कलेक्ट करता है, और मथाई जनजाति का जो मेला होता है उसमें वो पूर्णिमा के दिन उसका वस्तु विनिमय करता है। तो उसमें जो चिकित्सा भूगोल जो हमने पढ़ी, इसका सपोर्ट करती है महामारी विज्ञान। कौन करती है? महामारी विज्ञान। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वही ऊपर हेडिंग मैंने वही रखा वापस, मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध किस प्रकार है। इसमें हम देख रहे हैं नगरीय भूगोल। सबसे जो डिफिकल्ट था वो था सामाजिक भूगोल, जो हमने पीछे देखा है सामाजिक भूगोल। और इसमें ये पूछा जाता है, इसको आप पक्का याद करके जाए एग्जाम में, ये 100% पूछा जाता है। ठीक है, नगरीय भूगोल, इसका कोई उपक्षेत्र नहीं है। खुशी की बात है, इतने उपक्षेत्र नहीं होने चाहिए, इसका कोई उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये कहां से आया है? नगरीय अध्ययन और नियोजन जो एक बुक चलती है समाज में, सामाजिक विज्ञान की बुक है, उसके अंदर नगरीय भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है राजनीतिक भूगोल। अब आप सब जानते हैं कि राजनीति में निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन भूगोल किसमें आएगा? राजनीति भूगोल में। क्योंकि राजनीति में क्या होता है?
निर्वाचन होता है। और निर्वाचन की जो लिपियां होती है, मतदान करना, आयु की मतलब किस आयु तक लोग अपना मतदान कर सकते हैं, कौन चुनाव लड़ सकता है, किस प्रकार का कार्य प्रणाली होता है, कौन से दल से चुनाव लड़ता है, उसका अध्ययन करने वाली जो एक ग्रंथ होता है उसे हम सिफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, आपको लिख लेना है सिफोलॉजी। सिफोलॉजी निर्वाचन के बारे में अध्ययन करता है कि निर्वाचन किस प्रकार से होना चाहिए, निर्वाचन में क्या कमियां रही। तो सिफोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? निर्वाचन भूगोल को सपोर्ट करने वाला समाज शास्त्र। इसके अलावा राजनीतिक भूगोल जो है उसमें एक और भूगोल है सैन्य भूगोल, यानी सैनिकों का भूगोल, और उसका सपोर्ट भी कौन करता है? सैन्य विज्ञान करता है। यानी राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, और इसको सपोर्ट करने वाले सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जो है, राजनीति विज्ञान, सिफोलॉजी और सैन्य विज्ञान है। इसके बाद आता है जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं? जनसंख्या की वृद्धि कितनी हो रही है, 10 साल के अंदर हम जनसंख्या जनगणना करते हैं। सबसे पहले जो है 1872 में की, फिर 1872 में, फिर 1881 में, 1881 में हमने जनगणना की। उसके बाद व्यवस्थित हर 10 साल में क्या होती है? जनसंख्या की गणना होती है भारत में। उसमें हम देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि कितनी हो रही है 10 साल में, जनसंख्या का विकास कितना हो पा रहा है, जनसंख्या गरीब कितनी होती जा रही है, अमीर कितनी होती जा रही है, दूसरे देशों से हमारी जनसंख्या की तुलना करते हैं। तो इसके अंदर आयु संरचना, व्यवसाय, सारी चीजों को हम देखा करते हैं। तो जनसंख्या भूगोल वो होता है, और इसके कोई भी उपक्षेत्र नहीं है। लेकिन ये जनांकीकी जो होती है वे सामाजिक भूगोल, एक जनांकीकी, उसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक जनांकीकी जो पुस्तक है, सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है, वो किसको सपोर्ट करती है? जनसंख्या भूगोल को। हमें बताता हूं जनांकीकी क्या है। एक होता है जनांकीकी, यानी कि जन आदान प्रदान होता है जो व्यक्तियों का। एक होता है जनांकीकी संक्रमण, जिसे हम जनांकीय संक्रमण कहते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान से उठकर शिक्षा के लिए या फिर रोजगार के लिए या फिर चिकित्सा के लिए उठकर दूसरे स्थान पर आ जाता है, स्थान को बदल देता है। उत्प्रवास और आप्रवास इसे कह सकते हैं हम। प्रतिकर्ष और अपकर्ष इसे कह सकते हैं। प्रतिकर्ष वो चीज होती है जब किसी स्थान को धकेला, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से धकेला जाता है। अब वहां कोई धक्का नहीं लगा रहा है, ऐसे वहां धकेला कैसे जा रहा है? वह धकेला ऐसे जा रहा है कि वहां की परिस्थितियों ने उसे वहां से जाने से मजबूर कर दिया। वहां रोजगार नहीं है, वहां शिक्षा नहीं है, वहां व्यवसाय नहीं है, तो व्यक्ति उठकर शहर की तरफ आएगा गांव से, और वहां उसको रोजगार मिलेगा। तो जहां रोजगार मिल रहा है वो अपकर्ष यानी अपनी ओर खींचने वाला जो है वो तत्व होता है। और उत्प्रवास वो होता है या प्रतिकर्ष वो होता है जो व्यक्ति को अपने स्थान से उठाता है कि तुम यहां से जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ ठीक नहीं है। और अपकर्ष और आप्रवास वो स्थान है जो व्यक्ति को सुरक्षित माहौल देता है। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? आवास भूगोल का एक पार्ट है, और जनसंख्या भूगोल का महत्वपूर्ण पार्ट है जनांकीय संक्रमण। आवास भूगोल हमारा रह गया। आवास भूगोल क्या है? व्यक्ति जहां आवास करता है, व्यक्ति जहां निवास करता है, उसको हम आवास भूगोल में पढ़ते हैं। व्यक्ति या तो गांव में रहेगा या नगर में रहेगा, तो नगर और ग्रामीण नियोजन पर जोर देता है कौन? आवास भूगोल। तो हमने क्या देखा? हमने मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो लेक्चर में हमने यही देखा है कि भूगोल जो है वो 2 पार्ट में है। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। जिस प्रकार भूगोल के 2 पार्ट बने, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, वैसे ही मानव भूगोल के भी पार्ट बन गए, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, ये सब। और जो ये भूगोल बने इनके भी अपने उपक्षेत्र बन गए, क्योंकि ये तो क्षेत्र बने और ये क्या बने? उपक्षेत्र बने। और इन उपक्षेत्रों का सपोर्ट करने वाले कुछ सामाजिक विज्ञान हमारे सामने आए। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में ऑल ओवर ये देखा कि मानव भूगोल जो है उसके कौन से उपक्षेत्र है और उन उपक्षेत्रों का महत्व क्या है। उनका बहुत महत्व है। महत्व इसलिए है कि बिना उपक्षेत्रों के, बिना इन सामाजिक विज्ञानों के, बिना इन उपक्षेत्रों के और बिना इन मुख्य भूगोल जो क्षेत्र है भूगोल के, इनके बगैर मानव भूगोल नहीं बन सकता और मानव भूगोल के बगैर भूगोल नहीं बन सकता। तो इन सारी चीजों को हमने इस वीडियो लेक्चर में जाना। ये हमारा पहला जो लेसन है उसका लास्ट और तीसरा फाइनल जो है लेक्चर था। 3 लेक्चर जो है टोटल हुए इसके अंदर, इससे पहले 2 हो गए। तीनों को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो है अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लेक्चर 2 जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में जो है उसको शुरू करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना, तहे दिल से शुक्रिया।